वेलकम इन मॉडर्न इंडिया क्लास। हम लोग मॉडर्न इंडिया में के स्वतंत्रता संग्राम के खंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे और उस क्रम में हम लोगों ने जिन तथ्यों का अध्ययन किया था वो ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में 1930 ईस्वी में शुरू हुआ और क्या क्या कार्यक्रम थे उसके, और कांग्रेस ने क्या महती भूमिका इसमें निभाई थी। तो एक प्रकार से पिछले क्लास में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ को देखा था, ओरिजिन को देखा था। अब आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे, चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से शुरू होकर के 34 ईस्वी तक चला है छिटपुट रूप से, 31 ईस्वी तक व्यापक पैमाने पे चला और उसके बाद फिर गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी पैक्ट केस से स्थगित हो गया था, जो 1931 में 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आज के क्लास में हम लोग को ये देखना है कि इसका एक्सपेंशन कैसे कैसे था और इसका जुड़ाव कल के क्लास से इस रूप में है कि जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उन कार्यक्रमों के आधार पर ही आंदोलन चला। कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया था, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखा था, वो था नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को इसलिए चुना था कि एक ऐसा विषय था जिससे भारत में कोई अंतर्विरोध यानी आपसी झगड़े पैदा नहीं होते, क्योंकि नमक एक ऐसी वस्तु थी जो अमीर को भी चाहिए था, गरीब को भी चाहिए था, जो हिंदू थे उन्हें भी चाहिए था, जो मुसलमान थे उन्हें भी चाहिए था, जो अगड़ी जाति के थे उन्हें भी चाहिए था, जो पिछड़ी जाति के थे उन्हें भी चाहिए था, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी को चाहिए था। और सभी के ऊपर ये अनैतिक कर जो है ब्रिटिशों के द्वारा लगाया गया था। इसलिए गांधी जी ने बड़ी एक नीति के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में स्थापित किया। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि नमक समुद्र तटीय इलाकों में ही बनता था। भारत के मध्यवर्ती भाग में या जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ नमक नहीं बनाया जा सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में या तो जहाँ नुनसारी मिट्टी था उन मिट्टियों से प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया गया, या फिर उसके स्थान पे दूसरे आंदोलन चले। जैसे सबसे तीव्र आंदोलन जो चला नमक सत्याग्रह के अंतर्गत वो था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, और जो शराब की दुकानें थे उनके सामने धरना प्रदर्शन, और कुछ क्षेत्रों में करबंदी आंदोलन की वजह से किसान इस मूवमेंट से जुड़े। कुछ क्षेत्रों में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चला। इस तरीके से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का एक समुच्चय था, एक सेट था। ये कह देना सिर्फ नमक सत्याग्रह तक सीमित था आंदोलन ये सही नहीं होगा। तो हम क्लास शुरू करने के पहले आपको यह तथ्य इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आप ये नहीं समझें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है नमक सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह का अर्थ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बल्कि आप ऐसे समझें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का एक समुच्चय था, जिसमें नमक सत्याग्रह, करबंदी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं खासतौर से कपड़ों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और वन सत्याग्रह और छोटे छोटे और भी स्थानीय जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर के भी आंदोलन चला। और इन सभी आंदोलनों को सम्मिलित रूप से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के सभी भागों में हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, लेकिन हर जगह कुछ विशेषीकृत आंदोलन हुए, कुछ स्पेसिफाइड आंदोलन हुआ। तो हम लोग आज के क्लास में उन्हीं घटनाओं को इंगित करेंगे और बाकी जगहों पर ये मान कर चलेंगे कि सभी जगहों पे नमक सत्याग्रह किया गया, या विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया, या शराब की दुकानों को बंद कराया गया या धरना दिया गया,
या और भी छोटे मोटे आंदोलन जो थे उसमें शामिल थे। लेकिन जो बड़ी घटनाएं थी विभिन्न क्षेत्रों में, हम उन्हीं घटनाओं के आधार पर इस आंदोलन के प्रसार का, एक्सपेंशन का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर? तो इसको कुछ इस ढंग से पढ़ा जा सकता है कि जो आरंभ हुआ इस आंदोलन का, वो कुछ इस ढंग से हुआ कि लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसराय था, इसने अपना एक मित्र था बैजहुड वैड। क्या नाम था? बैजहुड वैड। इसके साथ उसने पत्राचार किया, यानी पत्र लिखा, और इस पत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां पर कह लीजिए नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, उसकी प्रभावहीनता की चर्चा की। प्रभावहीनता की चर्चा की। ठीक है? परंतु उसका यह विश्लेषण गलत था। उसका यह विश्लेषण क्या था? अब पहले इसको समझते हैं हम लोग कि जैसा कि पूर्व के क्लास में हमने बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुआ था। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, लगभग 225 मील की यात्रा 24 दिनों में तय की, और 5 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल को पूजा पाठ करने के बाद अहले सुबह जो है नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। तो इस घटना, ये जो घटना घटी, उस घटना को तत्कालीन वायसराय या गवर्नर जनरल, जिसका नाम लॉर्ड इरविन था, उसने उपहास उड़ाया। इसका पता कैसे चलता है कि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में उसने अपने एक मित्र बैजहुड वैड को एक पत्र लिखा और कहा कि हम इस जो गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया है, इससे हमारी रातों की नींद में कोई खलल नहीं पड़ रहा है, यानी रातों की नींद समाप्त नहीं हो रही है, यानी हम आराम से सो रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही ना हुआ कि नमक सत्याग्रह को उसने प्रभावहीन माना। ये कोई बहुत प्रभाव नहीं डाल रहा है, ब्रिटिश शासन आराम से चल रहा है, उससे ब्रिटिश सत्ता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वही लॉर्ड इरविन 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब यह आंदोलन भयावह होता है, तो फिर महात्मा गांधी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि आप जो है, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपका आंदोलन इतना विकराल हो जाएगा, तो इसमें जो है कुछ अपने लोगों को बोलिए कि वो ज़्यादा इसको विकराल नहीं बनाए। तो ये विश्लेषण हम इसलिए बताना चाहते हैं कि गांधी जी एक इतने बड़े रणनीतिकार थे कि उनके आंदोलन की रणनीति के प्रभाव का पता अंग्रेजों को पहले नहीं चलता था। जब आंदोलन विकराल रूप लिया, तब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी की आंदोलनात्मक रणनीति कितनी सशक्त थी, कितनी मजबूत थी। बात समझ में आई? अब देखिए, हम क्योंकि आरंभ आपको बता रहे हैं कि आखिर शुरुआत कैसे हुई। एक तो हुआ कि उद्घाटन कर दिया आंदोलन का दांडी से महात्मा गांधी ने। अब अगर इस के परिवेश में आरंभ पर हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि 5 मई, कितना? 5 मई 1930 ईस्वी की एक घटना है। और इस दिन क्या हुआ? तो
तो इस दिन ये हुआ छात्रों कि गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी गिरफ्तार। और जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो इस गिरफ्तारी के विरोध में एक स्थान है धरासना। ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? धरासना नमक फैक्ट्री। धरासना नमक फैक्ट्री ये है कहाँ? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महात्मा गांधी के विरोध में धरासना नमक फैक्ट्री में सत्याग्रह का आयोजन किया गया। ठीक है। इस सत्याग्रह के आयोजन में जो लोग महत्वपूर्ण थे, जो नाम आपको याद रखना है, वो पहला नाम है इमाम साहब का। क्या? इमाम साहब। दूसरा नाम है सरोजिनी नायडू का। ठीक है, सरोजिनी नायडू का। और तीसरा नाम जो है वो है प्यारे लाल का। क्या नाम है? प्यारे लाल। और चौथा नाम है मनीलाल गांधी का। मनीलाल गांधी का। अभी समझ जाइए, ये गांधी जी के साथी थे। गांधी जी के साथी जो साउथ अफ्रीका से इनके साथ थे और काफी बूढ़े हो गए थे और साबरमती आश्रम में रहते थे। सरोजिनी नायडू को तो आप जानते ही हैं। ये प्यारे लाल जो थे गांधी जी के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। और ये कौन थे? तो उनके पुत्र थे, प्यारे लाल। ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गांधी जी को जैसे ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, वैसे ही इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उनके जो निकट लोग थे, यानी साबरमती के जो लोग थे, वो सब फ्रंट पर चले आए और इन्होंने गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में धरासना में सत्याग्रह करने का निर्णय किया। धरासना में क्यों सत्याग्रह करने का निर्णय किया? कि ब्रिटिश फैक्ट्री थी नमक बनाने की और पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक जो है इसी धरासना फैक्ट्री में जो है वो बनाया जाता था। तो इन लोगों ने कहा कि हम उसी फैक्ट्री के सामने जो है वो सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का सेंस क्या हुआ कि वहां पर जाके सत्य के साथ अनुग्रह करेंगे कि आपको प्राकृतिक नमक बनाने का अधिकार नहीं है, इसे बंद किया जाए और पब्लिक अपने से नमक बना करके इसका उपभोग करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हवा और पानी पर कर नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से नमक पर भी कर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये लोग, यानी इमाम साहब जो गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका से आंदोलनरत थे, अभी 85 वर्ष के हो चुके थे। इतनी इनकी आयु थी। सरोजिनी नायडू जो उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक स्थापित महिला नेतृत्व के रूप में थी, गांधी जी की परम भक्त अनुयायी बनी हुई थी। इसके अलावा उनके जो सचिव थे प्यारे लाल, वो बाहर थे, और पुत्र मनीलाल गांधी, इन सभी लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग हैं गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में धरासना पर सत्याग्रह करेंगे। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व, ये सब प्रश्न है जो आ सकता है, इस सत्याग्रह का जो ये नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मनीलाल गांधी ने। और इस सत्याग्रह का
जो विवरण हम लोग को प्राप्त होता है वो वेब मिलर से। किससे? वेब मिलर एक पत्रकार है उससे। और अमेरिका में एक पेपर छपता था जिसका नाम था न्यू फ्री मैन। क्या नाम था? न्यू फ्री मैन। यानी आप जो पढ़ रहे हैं ये शुरू के किताबों में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये सब घटनाओं का विवरण नहीं मिलता है। जो रिसर्चर थे, जो अनुसंधानकर्ता थे, उन्होंने बाद में अनुसंधान किया, इस तथ्य को एक्सप्लेन किया कि सबसे विध्वंस तरीके से जो आंदोलन को दबाने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो धरासना में किया गया। और इसकी जानकारी जो हम लोगों को मिलती है वो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? वेब मिलर के द्वारा। और वेब मिलर ने जो पत्रकार था वो किस समाचार पत्र का था? तो न्यू फ्री मैन, जो अमेरिका से निकला करता था। तो रिसर्चर ने उस दिन की घटनाओं का न्यू फ्री मैन के एडिशन से जो है वो विवरण दिया। तो उस विवरण से पता चलता है कि वेब मिलर ये कहता है कि हमने अब तक के अपने पत्रकारिता के संपूर्ण जीवन में किसी आंदोलन या विरोध को दबाने का इतना नृशंस तरीका, इतना क्रूअल रूप कभी नहीं देखा है। और हम देखने के योग्य नहीं रह जाते थे जो घटनाएं उस समय घटी थी। तो विवरण देते हुए न्यू फ्री मैन में वेब मिलर कहता है कि इस आंदोलन में सत्याग्रही जो थे वो पूरी तरीके से गांधीवादी नीति के समर्थक थे। सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या कहा था कि सत्याग्रहियों के द्वारा किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी। सत्याग्रह की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत यही विचारधारा थी। अगर आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो जाता है तो आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो गांधीवादी हिंसा का जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था अहिंसा। अगर आप आंदोलन के दौरान अहिंसा नहीं करते हैं तो आपके सामने कितना बड़ा से बड़ा विशाल शक्ति खड़ा होगा, वो नतमस्तक हो जाएगा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में अपने इसी नीति के तहत अंग्रेजों को, जो बड़ी शक्ति थी उस समय, उसको पछाड़ा था। और अंग्रेजों की दूसरी शक्ति जो भारत में थी, गांधी जी इसी नीति के तहत पछाड़ना चाहते थे। तो 1915 के बाद से लेकर के जो 30 में आंदोलन चल रहा है, गांधी जी ने सिर्फ क्रियात्मक आंदोलन ही नहीं किया, बल्कि कार्यकर्ताओं का, अनुशासित कार्यकर्ताओं का एक वर्ग तैयार किया। साबरमती आश्रम में बाकायदा ट्रेनिंग चलती रहती थी हमेशा, जिसमें गांधी जी टीच करते थे, अहिंसा के महत्व को समझाते थे, सत्याग्रह के तरीके को बताते थे। तो एक प्रकार से गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया। लोग आते थे, गांधी आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में, और सत्याग्रह की शिक्षा लेकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाते थे। या फिर गांधी जी ने जितनी यात्राएं की, लंबी लंबी यात्राएं, उन यात्राओं में भी जो भाषण देते थे उसमें अपने सत्याग्रह और हिंसा की नीति की ही व्याख्या करते थे। तो एक प्रकार से इस समय तक आते आते, जिस समय का आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक अच्छा खासा वर्ग अहिंसा और सत्याग्रह का पक्षपाती हो गया था। तो उसका सबसे उत्कृष्ट रूप हम लोग को देखने को मिलता है धरासना में। और उसी का विवरण दे रहा है कौन? वेब मिलर। कहाँ दे रहा है? तो न्यू फ्री मैन नामक समाचार पत्र में। कहता है वेब मिलर के सत्याग्रही जो कारखाना था जिसमें बाड़बंदी की गई थी, मतलब कटीले तार लगाए गए थे और उसके अंदर कारखाना था, तो ये लोग वहां तक पहुंचना चाहते थे। तो जो ब्रिटिश सिपाही था, ब्रिटिश सिपाही तो था ब्रिटिश पुलिस विभाग का, लेकिन सारे के सारे उसमें भारतीय थे। तो उनको जो लाठी दी गई थी, उस लाठी के ऊपर में जो है वो लोहे का मुठ रहता था।
आज ही पुलिस का लाठी आप देखिएगा तो जो पकड़ने वाला भाग उसका रहता है, उसको लोहे से जो है लेपित किया हुआ रहता है ऊपर से, ताकि फटे नहीं, या पकड़े तो मजबूती से पकड़े। तो वो उल्टा लोहे के जहां जो जिस तरफ से उसको पकड़ना चाहिए था, तो उसको बाहर में कर दिया और पीछे की ओर पकड़ करके डायरेक्ट जो है वो बताता है वेब मिलर कि सत्याग्रहियों के सर पर जो है मारता था, और सर पर मारने का परिणाम ये होता था कि सत्याग्रही वहीं पर गिर जाते थे। लेकिन वो हिंसा का रूप नहीं अख्तियार करते थे। जो सत्याग्रही नहीं गिरते थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते थे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। उन पर फिर पड़ता था वार उसी मूठ वाले लाठी का, और तब वो गिर जाते थे। इस प्रकार से पूरे लोग लहूलुहान हो जाते थे, लेकिन कोई भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाता था। तो इस प्रकार से वेब मिलर ने दर्द विदारक दृश्य का वर्णन जो है वो धरासना नमक फैक्ट्री के समक्ष जो सत्याग्रह हुआ था उसका किया। और शाम होते होते पूरा रोड या धरासा नमक फैक्ट्री के सामने का जो भाग था वो सत्याग्रहियों के लथपथ खून से भरे जिस्म से जो है वो लेटा हुआ भर गया था। तो एक अजीब दृश्य था धरासना का। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से कहिए कि प्रसार का ये आरंभ बिंदु था, धरासना सत्याग्रह। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो आप देख रहे हैं कि गांधीवादी नीति का पालन हुआ, लेकिन कुछ स्थल ऐसे थे कि जहां गांधीवादी नीति का पालन नहीं हुआ, लेकिन गांधी के नाम पर ही आंदोलन हुआ और गांधी ने इसकी भर्त्सना भी नहीं की। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन में आप पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया, जबकि वही असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी में जो हिंसात्मक घटना घटी तो उसमें उन्होंने वापस ले लिया। तो गांधीयन फिलॉसफी में इस प्रकार की द्वंद्वात्मक स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। तो उसका अध्ययन एक अलग क्लास में उस टॉपिक के तहत जो है हम लोग करेंगे। यहाँ पर उस विषय को जो है वो व्यापक पैमाने पे अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ यही अध्ययन करने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी कहीं न कहीं पर हिंसा हुई है, लेकिन उस हिंसा को गांधी जी ने जो है वो नकारा नहीं। क्यों? तो पढ़ाने के क्रम में हम लोग देखेंगे। तो अब आते हैं कि वो कौन सा था। तो एक था चटगांव का इलाका। क्या चीज? चटगांव। ये चटगांव उस समय का अगर बात कीजिए तो बंगाल में था। क्या चीज था? बंगाल। और वर्तमान समय में आप देखिए तो ये बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश में। इस चटगांव में एक शस्त्रागार था, ब्रिटिश शस्त्रागार था। और यहां जो है इस शस्त्रागार में 18 अप्रैल का 18 अप्रैल 1931 को एक व्यक्ति हैं सुरसेन। क्या है? सुरसेन। और इनका एक संस्था है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। रिपब्लिकन इसके द्वारा शस्त्रागार को
को लूटा गया। ठीक है। अब देखिए, आमतौर पे समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो चटगांव शस्त्रागार लूटकांड है वो क्रांतिकारी आंदोलन का भाग है। बात समझ में आ रही है? हम लोग जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया का अध्ययन किया था, जो लगभग 3-4 क्लास चला था, उसका वीडियो भी आपके साइट पे है, तो उसमें आप देखिए कि द्वितीय चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ भारत में, उसमें इस घटना को हम लोगों ने बड़े विस्तार से पढ़ा था। तो फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब ये था कि मास्टर सूर्यसेन ने, जो एक स्कूल के टीचर थे वहाँ चटगांव में, और लोग उनको प्यार से मास्टर दा के नाम से जानते थे, तो जब उन्होंने शस्त्रागार लूटने का निर्णय किया और आंदोलन किया, एक क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया, तो उनके समर्थक लोगों का जो नारा था कि अब गांधी जी का राज आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो भी अपने आप को इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत एक भाग के रूप में स्थापित कर रहे थे। इसीलिए चूंकि उनके द्वारा घोषित किया गया इस शस्त्रागार लूटकांड में कि हम गांधी जी के युग को ला रहे हैं, यानी वो भी गांधीयन फिलॉसफी से जो है वो प्रभावित थे, लेकिन चूंकि उनका क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ाव था, इसलिए उनके काम करने का अंदाज गांधीवादी नहीं था। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो चटगांव शस्त्रागार लूटकांड में हम लोग को देखा जाता है। एक रूप उसका ये था कि गांधी से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित हो करके ही आंदोलन कर रहे थे, और दूसरा इसका पक्ष ये है कि गांधी से प्रभावित होने के बावजूद भी ये गांधीवादी वैचारिक क्रियात्मक पक्ष के समर्थक नहीं थे। जो भी हो, सूर्यसेन ने बजाते तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से जानी जाती है। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे लूटा जाता है, कैसे भागा जाता है, कैसे अपने आप को बचाया जाता है, और इतने परिपक्व बनाया कि वो चटगांव ब्रिटिश शस्त्रागार को लूटने में सफल रहे। लेकिन इसमें शस्त्र तो लूट लिया उन्होंने, गोला बारूद उनको नहीं मिली। नतीजा के तौर पर जो उनका लक्ष्य था कि हम इस क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, वो पूरा नहीं हुआ, और जलालाबाद की पहाड़ियों में अंततः सूरसेन मारे गए या पकड़े गए। क्लियर? जलालाबाद की पहाड़ी ये पाकिस्तान में है। क्लियर? समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, तो चटगांव का पढ़ लिया आपने। अब आगे एक है, वहाँ पे आर्मी हो गया है, आर्मी। ठीक है, ये था पूरा निकल नहीं पाया। ठीक है, और ये अब ये दूसरा, ये तीसरा है पेशावर। क्या? पेशावर। ये कहाँ है? पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत में। उस समय का है, आज उस समय तो पाकिस्तान नहीं ना था, उत्तर पश्चिमी भारत। आज का आप बोलिए तो पाकिस्तान है ना। यहाँ पेशावर में एक नेतृत्व उभरा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सब ऑब्जेक्टिवली भी सब्जेक्टिवली भी, ठीक है। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। क्या? समाचार पत्र। और ये समाचार पत्र का नाम था पख्तून। नाम क्या था? पख्तून। और इसकी भाषा थी पश्तो।
जैसे हम लोग क्या हिंदी उर्दू भाषा है ना, हम्म, तो पेशावर में पश्तो चलता था। पश्तो, हाँ, उर्दू। नहीं, अलग लैंग्वेज है, उर्दू नहीं है ये। पश्तो अलग भाषा ही है, ठीक है। और उसके बाद एक संगठन इन्होंने बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। और इस संगठन के जो सदस्य थे वो लाल कुर्ता पहनते थे। क्या चीज? लाल कुर्ता। इसी वजह से इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता लाल है? कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है। अब देखिए साहब, घटना क्या घटी। तो 24 अप्रैल 1931 ईस्वी को, कब? 24 अप्रैल 1931 को गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गफ्फार खां गिरफ्तार कर लिए गए तो इसके विरोध में पेशावर में, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हेडक्वार्टर था, वहां प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में चंद्र सिंह गढ़वाल, ये नाम याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाल, गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। गोली चलाने से इनकार कर दिया। बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, अलग जो सविनय अवज्ञ आंदोलन का घटनाक्रम हम लोग को मिलता है वो पेशावर में। तो पेशावर क्या है साहब? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एक सूबा है, आज भी सूबा है ये पाकिस्तान का। उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो भारत का सूबा था, ये प्रांत था। तो उसका हेडक्वार्टर था, जैसे बिहार का हेडक्वार्टर पटना है, तो पेशावर था। तो यहाँ एक नेतृत्व बड़ा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पठान डोमिनेंट इलाका है, आज भी है, पहले भी था। माने जहां पठानों की आबादी जो है वो ज्यादा है। और पठानों की विशेषता यह है कि एक लड़ाकू कौम है। इतनी लड़ाकू कौम है कि आपस में ही लड़ती रहती है। तो इसके वजह से इनका विकास जो है वो बाधित हो गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी जी के संपर्क में आए और गांधीयन विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। तो सविनय अवज्ञ आंदोलन से बहुत पहले ही गांधीयन विचारधारा से खान अब्दुल गफ्फार खां प्रभावित हो चुके थे। और जो लड़ाका पठान था उसको अहिंसावादी पठान में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। इसीलिए जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां को उपमा दी थी कि पठानों को नपुंसक बनाने वाला नेता, जब पाकिस्तान बन गया था तब। अहिंसा लाई इसलिए। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है वो गांधीवादी विचारधारा के तहत अपने क्षेत्र के सारे पठानों को जो है वो अहिंसावादी बना दिया था। तो इससे बहुत फायदा हुआ पठानों को। फायदा क्या हुआ कि उनके आपसी झगड़े खत्म हो गए। जो आपस में क्वेरलिंग था वो बिल्कुल बंद हुआ और उससे डेवलपमेंट होने लगा। और गांधीयन विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने पख्तून नामक एक समाचार पत्र निकाला जो पश्तो भाषा में था, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी का ही पूरा वर्णन होता था। यही नहीं, लोगों को तैयार करने के लिए अंग्रेजों के विरोध में
उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन भी बनाया और इस संगठन के जो लोग थे वो लाल कुर्ता पहना करते थे। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि खान अब्दुल गफ्फार खां पूरी तरीके से गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे और सीमांत क्षेत्र में रहते थे। सीमांत क्षेत्र माने जहां भारत की सीमा समाप्त हो रही थी, दूसरे देश की सीमा यानी ईरान की सीमा शुरू हो रही थी या अफगानिस्तान की सीमा शुरू हो रही थी कहिए, तो इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। यानी जो गांधी भारत के आंतरिक भाग में काम कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खां वही काम सीमांत क्षेत्र में कर रहे थे, इसीलिए उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। क्लियर? अब देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ। तो अंग्रेज उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जहां तक बात है, तो अभी यूपी पढ़ाएंगे तो देखेंगे, आप पंजाब पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में आंदोलन उतना सशक्त नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज सबसे ज्यादा शंकित जो थे वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही थे। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन उतना ज़्यादा तीव्र नहीं हुआ था और बहुत सारे लोग उनके समर्थक वर्ग के रूप में उभरे भी थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से ही शंकित थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा ऐसा वर्ग वहाँ था जो विध्वंस तरीके से जो है ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाह रहा था और एक बहुत लड़ाका कौम थी, हालांकि गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित थी। तो इस वजह से उनके नेता को 24 अप्रैल 1931 को जैसे ही गिरफ्तार किया तो पठान काफी आंदोलित हो गए और उन्होंने पेशावर में जो है विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। तो चूंकि ये लोग गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए कोई हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। इसमें बहुत सारे पठान जो है वो मारे गए पुलिस गोली चालन। लेकिन इसमें एक बटालियन ऐसा था, गढ़वाली बटालियन, गढ़वाल कुमायूं गढ़वाल जो भी हिमाचल प्रदेश है उसके इलाका को कहते हैं, और वहीं से जो है सेना भर्ती की जाती, चूंकि बहुत बहादुर कौम ये भी होती है गढ़वाली और बड़ी स्वामी भक्त होती है। तो पूरे ब्रिटिश फौज में कोई स्वामी भक्त अगर सेना थी तो गढ़वाली सेना थी। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो किस पर था? गढ़वाली सैनिक पर। और उसके कमांडर कौन थे? तो चंद्र सिंह गढ़वाली। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इनको जैसे और सेना गोली चलाने का ऑर्डर दे रही थी, गोली चला रही थी, तो इसको भी गोली चालन का ऑर्डर दिया गया। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली ने पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने भाइयों के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे। तो ये पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में ये पहला ऐसा अवसर था कि ब्रिटिश फौज ने जो है भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और पूरे बटालियन को जो है कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो जब कोर्ट मार्शल किया गया, चंद्र सिंह गढ़वाली से पूछा गया तो उसका जवाब ये था कि आप चाहिए तो हम लोगों को गोली से उड़ा दीजिए, लेकिन हम लोग अपने देशवासियों के विरुद्ध गोली चालन नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ब्रिटिश फौज में एक विद्रोह का दृष्टांत हम लोगों को पेशावर विद्रोह के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखिए एक अगला है, वो है शोलापुर। क्या? शोलापुर कहाँ है ये? नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में सर। एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हैं। ये कहाँ है? सोलापुर, महाराष्ट्र में। एमपी का बॉर्डर है। ठीक है ना? शोलापुर में जो आंदोलन हुआ वो श्रमिकों द्वारा किया गया। और इन्होंने
शराब की दुकानों को अपना निशाना बनाया। ठीक है ना? यस सर। और इनके द्वारा जो है वो 7 मई को हड़ताल किया गया, और ये हड़ताल को दबाने हेतु सांप्रदायिक दंगे का सहारा लिया गया, परंतु असफल रहे। तो तीसरा जो ऐसा आंदोलन जिसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई गई, गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में भी हिंसा हुई, वो तीसरा ऐसा घटना शोलापुर था। शोलापुर जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है और एक औद्योगिक नगरी शुरू से रहा है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग उस समय भी थे, आज भी आप जाइएगा तो जितना मल्टीनेशनल कंपनी है सभी के कारखाने आपको यहाँ मिलेंगे। तो श्रमिक ब्रिटिश विरोधी हो गए और वहाँ शराब से ज़्यादा वो लोग प्रताड़ित थे। आज भी मजदूर लोग देखते होंगे कि शराब जो है वो सेवन करते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं। तो ये उस वक्त भी था और उससे उसकी परिवार बच्चे काफ़ी प्रताड़ित थे और इसके लिए अंग्रेजों को दोषी देते थे। तो सबसे पहले जितनी शराब की दुकान थी सब में आग लगा दिया, वो एक हिंसा था। और उसके बाद जो है हड़ताल कर दी। तो इतना ज़्यादा प्रभावकारी हड़ताल था कि अंग्रेज घबरा गए और सांप्रदायिक दंगा करने का निर्णय करवाया कि ये कमज़ोर तभी हो सकता है ये आंदोलन श्रमिकों का कि इसमें हिंदू मुसलमान की फीलिंग पैदा किया जाए। लेकिन अंग्रेजों की यह नीति सफल नहीं हुई, सांप्रदायिक दंगा कराने में अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। तब इस शोलापुर के वाले घटना को या सत्याग्रह को कह लीजिए कि मार्शल लॉ के माध्यम से इसको खत्म किया गया, यानी एक प्रकार से मिलिट्री रूल लगा दिया गया, तब शोलापुर शांत हुआ। क्लियर? तो ये तो 4 क्षेत्रों के बारे में हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें है संयुक्त प्रांत। क्या चीज? संयुक्त प्रांत, ठीक है ना? संयुक्त प्रांत को वर्तमान में किस नाम से आप जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश है ना? मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ क्या क्या आपको पढ़ना है कि यहाँ किसानों ने आंदोलन किया। किन्होंने किया? और एक नेतृत्व उभर करके सामने आया जिसका नाम था कालका प्रसाद। कालका प्रसाद। संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, यहाँ सविनय वंग्य आंदोलन की स्थिति क्या रही? तो यहाँ कोई समुद्र तो था नहीं कि नमक सत्याग्रह लोग करते, और न ही नुनसारी मिट्टी थी कि उसके माध्यम, बिहार में नुनसारी मिट्टी थी तो उसके माध्यम से नमक बना लिया करते थे और प्रतीकात्मक रूप से आंदोलन चला था। लेकिन यहाँ नहीं था। तो यहाँ क्या हुआ कि आप देखे होंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शुरू में तो सिर्फ नमक सत्याग्रह के बारे में घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं, सिर्फ नमक सत्याग्रह से आंदोलन तीव्र नहीं होगा। तो उसने घोषणा कर दी कि कर बंदी आंदोलन भी कांग्रेस का भाग है। तो जैसे ही कर बंदी आंदोलन सविनय वंग्य आंदोलन का भाग हुआ
वैसे ही संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी विकराल रूप ले लिया। अगर करबंदी आंदोलन नहीं चलाया जाता तो उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटनाएं नहीं घटित होती। क्यों नहीं घटित होती वो बता दे रहे हैं कि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन के समय में जो मध्यम वर्ग भारत का था, उत्तर प्रदेश का, जैसे शिक्षित वर्ग में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अधिवक्ता, ये सब जो आते हैं, वो असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी भागीदारी बहुत नहीं थी। यानी ये वर्ग, पढ़ा लिखा हुआ वर्ग, बहुत सक्रिय नहीं था उत्तर प्रदेश में, बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। व्यापारी वर्ग बहुत इंटरेस्टेड नहीं था आंदोलन करने के मूड में। जहां तक मुसलमानों का प्रश्न है तो मुसलमान भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और मुसलमानों की स्थिति ये थी कि शहरी क्षेत्रों में 34% इनकी आबादी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14% इनकी आबादी थी। तो जो नगर थे उत्तर प्रदेश के, जब मुसलमान आंदोलन के मूड में थे ही नहीं, तो फिर जो है आंदोलन होता कहाँ से। और इसी पीरियड में जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में छिटपुट रूप से शहरों में सांप्रदायिक दंगे के भी उदाहरण मिलने लगे। तो इस वजह से मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। और कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया था उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार करने नहीं जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अलग को जगाया जिन लोगों ने, वो लोग थे किसान। और किसान किस लिए कि कांग्रेस ने कर बंदी आंदोलन कांग्रेस का एक कार्यक्रम घोषित कर दिया और बढ़े हुए लगान से वहां के किसान जो है वो काफी प्रताड़ित थे। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी आज का मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ का जो इलाका आप देखते हैं, जो जाट बहुल क्षेत्र है, तो जाटों ने इस आंदोलन में, उत्तर प्रदेश के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ नेतृत्व प्रदान किया था। लेकिन आगे चल के एक स्थानीय नेता उभरा जिसका नाम कालका प्रसाद था, जिन्होंने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में किसानों का नेतृत्व किया। तो कालका प्रसाद आपको एक नए नाम मिलते हैं उत्तर प्रदेश के परिवेश में, जहां एक स्थानीय नेतृत्व उभर करके सामने आता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। पीटी में कभी कभी ये सब नाम दे करके टफ कर देता है, तो अभी क्लास में शांति के साथ आप पढ़ रहे हैं तो अभी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो उत्तर प्रदेश का हमने विवरण दिया आपको, यानी संयुक्त प्रांत का। अब देखिए गुजरात। तो गुजरात में जो बातें हैं, वो महत्वपूर्ण बात वो ये कि गांधीवादी विचार का यहाँ प्रभाव रहा। जो क्षेत्र था जहाँ सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ वो था खेड़ा, हाँ, वलसाड़, और नाडियाड, और भड़ौच, और जम्मूसर, और सूरत, ठीक है। तो जो गुजरात का इलाका है उसकी विशेषता क्या थी कि कुछ जगहों को छोड़कर सभी जगह हिंसा, गांधीवादी विचार के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से ही चला। लेकिन अहिंसा का सबसे आदर्श रूप अगर कहीं देखा गया, यानी 100% गांधीवादी विचारधाराओं के तहत आंदोलन चलता है जिस क्षेत्र में, वो क्षेत्र था गुजरात। और गुजरात में भी जो सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र था वो था खेड़ा, वलसाड़, नाडियाड, भड़ौच, जम्मूसर और सूरत। इन क्षेत्रों में गांधीवादी विचारधारा के तहत
पूरा सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया गया अहिंसा के साथ, और यहाँ भी अंग्रेजों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद आता है मध्य प्रांत। क्या चीज़? मध्य प्रदेश। मध्य प्रांत। मध्य प्रांत को आप सुविधा के लिए अपना मध्य प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन आज का मध्य प्रदेश जो था वही नहीं था, उसमें एक बहुत बड़ा इलाका शामिल था। यहाँ मध्य प्रांत में जो घटना घटती है वो वन सत्याग्रह। क्या चीज? वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह। और यहाँ एक नेता उभर करके सामने आता है खोंड जनजाति का। किसका? खोंड जनजाति का। और वो था गंजन कोरकू। क्या था? गंजन कोरकू। जैसे वहां कालका प्रसाद याद रखा उत्तर प्रदेश में, वैसे ही मध्य प्रदेश में गंजन कोरकू का नाम याद रखिए। खोंड जनजाति का। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए साहब, हमने शुरू में ही आपको कहा था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें क्षेत्रीय आधार पर आंदोलन के अलग अलग रूप थे। तो मध्य प्रांत में जो सबसे बड़ा समस्या था वो था फॉरेस्ट लॉ, यानी वन कानून। अंग्रेजों ने वनों में एक नया पद्धति अपनाया था जिसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था, यानी वैज्ञानिक वनावरण। ये था क्या चीज? तो वन एक्चुअली में होता है कि विविध प्रकार के पौधे प्राकृतिक रूप से वहां पैदा होते हैं, और इस प्रकार से वन फ्लोरा और फौना के लिए जैव विविधता का सबसे बड़ा स्थल होता है। और अंग्रेज 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध से ही भारतीय वनों के प्रति एक अलग नीति अपना ली, और अलग नीति अपनाने के लिए जो घटना उत्तरदायी था वो रेलवे का विकास। रेलवे के विकास के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को स्लीपर हेतु मजबूत लकड़ी की आवश्यकता थी, सखुआ और सागवान जैसे। तो शुरुआत में तो ब्रिटेन में स्थानीय आधार पर जो लकड़ियां थी उसका इस्तेमाल किया गया, फिर वहां वन समाप्त हो गया तो उन्होंने भारतीय उपनिवेश का प्रयोग किया, और यहां वनों में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे रूल बना दिया कि जो है साहब अब सिर्फ सखुआ और सागवान का लकड़ी ही पैदा होगा। तो ये तो बायोडाइवर्सिटीज को आप खत्म कर रहे थे, और प्लस जो जनजातियां जो जंगल को अपना भगवान मानती थी और किसी के प्रवेश अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप मानती थी, वो इन कानूनों से प्रभावित हुए। तो जो जंगली इलाका था मध्य प्रदेश का, उस जंगली इलाका में समस्या थी ब्रिटिश वन कानून। इसलिए वहां मध्य प्रांत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप हमको दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? वन सत्याग्रह के रूप में। तो सिर्फ आज के मध्य प्रदेश में ही वन सत्याग्रह नहीं हुआ, आज के कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी वन सत्याग्रह हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिन जिन क्षेत्रों में वन का प्रतिशतता अधिक था और जनजातियां रहती थी, ट्राइब रहती थी, उन क्षेत्रों में वन सत्याग्रह हुआ। और खोंड जनजाति की आबादी बहुत थी, तो खोंडों में एक नेतृत्व पैदा हुआ गंजन कोरकू, जिसने वास्तव में जो है जंगल कानून का विरोध किया। बात समझ में आई? इसी प्रकार से और भी स्थल है जो हमें बताना होगा आपको, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए यूं ही बोल के ये करते हैं। उसमें सबसे पहले देखते हैं बंगाल का। बंगाल में जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन, क्या हुआ बोलिए? बंगाल में जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन काफी प्रभावी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना प्रभावी नहीं हो पाया। प्रश्न उठता है क्यों? तो इसका जवाब यह है कि बंगाल में कांग्रेस जो थी वो दो धड़ों में बढ़ गई थी। जब आप क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते होंगे तो उस समय भी हमने बताया था कि वहां सुभाष चंद्र बोस और सूरसेन के नेतृत्व में कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी।
तो जब कोई दल वैचारिक रूप से नेतृत्व के आधार पर दो भागों में बढ़ जाए तो उसमें थोड़ी कमी उसके आंदोलन में आ ही जाएगी। और दूसरा घटना यह था कि कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी नेता थे वो उस समय कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें सब लगे हुए थे। इस वजह से जो है वो बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना प्रभावकारी ढंग से संचालित नहीं हुआ। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ही नहीं, बल्कि हुआ। कांग्रेसियों ने इस आंदोलन को किया, लेकिन उस रूप में नहीं किया जिस रूप में भारत के दूसरे क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। तो ये तो बात बंगाल में इतना लिखेंगे आप, ये समझेंगे। अब अगला क्षेत्र है पंजाब। तो पंजाब में भी आंदोलन प्रभावशाली नहीं रहा उतना, और इसके पीछे जो कारक उत्तरदायी था वो ये था कि पंजाब का जो धार्मिक आधार पे जो विभाजन था, वहाँ तीन प्रमुख धर्म के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे और सिख थे। और वहाँ के कांग्रेस पर जो प्रभाव था वो हिंदुओं का था, और मुसलमान यूनियनिस्ट पार्टी में संगठित थे पंजाब में, और ये ब्रिटिश शक्ति के स्वामी भक्त बने हुए थे। उस समय सिखों का नेता तारा सिंह थे, जिनका झुकाव ब्रिटेन के माने ब्रिटिश सत्ता की ओर था। तो इस प्रकार से हिंदू, सिख और मुसलमान में वहाँ का जो समाज बट गया था, उसके वजह से भी जो है वो वहाँ आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन वही आप दक्षिण में जाइए तो दक्षिण में आपको तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने बहुत प्रभावशाली ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। उन्होंने जिस तरह से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी, उसी ढंग से उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदरायन तक की यात्रा की और नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। निम्न जाति आंदोलन में एक आप नाम सुने होंगे, के कलप्पन, पढ़ा चुके हैं हम, मंदिर प्रवेश आंदोलन में। तो के कलप्पन सिर्फ थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने वहाँ के अनुसूचित जनजाति के लिए, झावाओं के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। तो अभी भी वो सक्रिय थे, और उन्होंने भी जो है केरल में आंदोलन किया। आंध्र प्रदेश में रंगा थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, और वहाँ के एनजी रंगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संपूर्ण भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन से आक्रांत था, और ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक ये आंदोलन चल रहा था। और आंदोलन की भयावहता इतनी थी कि अंग्रेज डर गए, और यही ये पहला मौका था कि अंग्रेजों ने गांधी के साथ बराबरी स्तर पर बातचीत की, और वो दिल्ली घोषणा या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये था प्रसार का पूरा विवरण। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो इस घटना से आगे जो घटनाएं होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हम समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिवेश में जो 2 क्लास हुए आपके, उसमें पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन समझने में सफल होंगे। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।